अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पर कई इल्जाम लगे। एक ऐसा इंसान जो हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा, एक ऐसा इंसान जिसने गलतियां की, लेकिन जितनी ज्यादा गलतियां की जनता ने, आप लोगों ने उसे उतना ही प्यार किया। शायद दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान है, अकेली ऐसी पर्सनैलिटी है जिस पर तमाम गलतियां करने के बाद भी जनता ने बार बार उसे माफ कर दिया। आपकी अदालत में आज हम पेश करेंगे फिल्म स्टार संजय दत्त को। प्लीज वेलकम संजय। आप सबको आपकी अदालत में स्वागत है। मेरा नाम है संजय दत्त। मेरा नाम है रजत शर्मा। अरे रजत ने सोचा मैं ही ये काम कर लेता हूँ। नहीं, आप ये काम मत करिए। आपने जो जो काम किए उसकी वजह से आपकी जगह वहां कटघरे में है, यानी ठीक। ये जनता का काम मुझे करने दीजिए। आपकी अदालत में हम इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले हम एक नजर डालना चाहते हैं आपके करियर पर, कंट्रोवर्सीज पर, उन सवालात पर जिनकी वजह से आज ये मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार संजय दत्त पर। आपकी अदालत में संजय दत्त पर इल्जाम है कि ये अपनी जिंदगी के प्रति लापरवाह हैं। संजू, आपकी जिंदगी को स्टडी करते में एक बात जरूर पता चली कि आप बचपन से ही शैतान थे, बिगड़ा दिल शहजादा जिसे मैं कह सकता हूं। जी। आपकी अदालत में जब सुनील दत्त साहब आए तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा मुझे बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और जब उनसे मीटिंग हो रही होती वो जो सिगरेट पीते थे, उस सिगरेट के जो वो टुकड़े बाहर फेंकते थे। एक दिन संजू को पकड़ा वो सुट्टे लगाते हुए उनसे। हाँ भाई, एक विरांडा हुआ करता था तो वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने झाँक के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया उन्होंने। लेकिन मैं सुना कि कई बार धूप में भी खड़ा किया। कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे दत्त साहब, तो मैं छोटा था तो मम्मी के पीछे पड़ गया कि डैडी सिगरेट पीते तो मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ। तो बहुत पिटाई हुई मेरी। दत्त साहब आए, बोले नहीं पीने दो इसको, क्या है सिगरेट। तो मुझे बोला कि ऐसे जलाओ, और मैंने जलाया। बोले ऐसे करके अंदर ले लो धुआं और नाक से निकालो। मैंने किया, वो पूरा सिगरेट पी लिया मैंने। और दत्त साहब परेशान कि ये क्या हो गया, धूप में खड़ा किया, एक और पिटाई मिली। तो इन हादसों से बचाने के लिए आपको भेज दिया गया बोर्डिंग स्कूल में। जी, मैं बोर्डिंग स्कूल लॉरेंस स्कूल सनार में था 11 साल। और लॉरेंस स्कूल में आप कैसी कैसी शरारतें करते थे, ये जानने के लिए हमने आपके एक टीचर से बात की। वो सबूत मेरे पास में, आपको सुनता हूँ आपके टीचर क्या कहते हैं आपकी शरारतों के बारे में। हेलो संजू, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा हाउस मास्टर जूनियर डॉर्मेट्री का, शिवालिक हाउस। कुछ बातें याद है तुम्हें अपने बचपन की, या सब भूल भाल गए? खास तौर से वो भुट्टे वाली, भुट्टे की रेड, पोल्ट्री फार्म की रेड, और पोल्ट्री फार्म की रेड के बाद जब तुमको पनिशमेंट दिया गया था। तो मतलब ये कि स्कूल में भी आप सुधरे नहीं? ये आई थिंक डॉक्टर गुप्ता हैं, हिंदी टीचर थे। लेकिन इनमें ख़ास बात ये थी रजत भाई कि जो भी ये प्ले करते थे, स्कूल प्ले, उसमें मेरे को नौकर ही बना देते थे। तो हर साल मैं या तो धनिया था या तो रामू था या ऐसे ही कुछ था। स्कूल से ये भी मुझे पता चला कि हालांकि आप छोटे थे लेकिन लड़कियों को लव लेटर लिखते थे। वो भी सही बात है रजत भाई। लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी।
लेकिन वो आशिक मिजाजी आज भी कायम है। अभी उम्र हो गई रजत भाई, अभी वो आशिक मिजाजी थोड़ा कम हो गया अभी। लेकिन जो इंडस्ट्री में मैं किससे सुनता हूँ उसमें यह है कि आपकी बाकी किसी से बने न बने, फिल्म की हीरोइन है उससे ज़रूर बन जाती है। बिल्कुल सही रजत भाई, कोई मुझे ये पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है, तो मैं बोलता हूँ सब, कोई फेवरेट नहीं, ऑल आर फेवरेट्स। क्योंकि अगर आप एक का नाम लेंगे तो बाकी नाराज़ हो जाएंगे। शायद ये भी हो सकता है। दत्त साहब की हमने बात की, नरगिस जी हर दिल अजीज़, दुनिया उन्हें प्यार करती थी। दत्त साहब तो आप क्या कहें उनके बारे में, इतना लोग उन्हें रेस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे। दत्त साहब शायद नहीं चाहते थे आप उतनी जल्दी एक्टर बने। बिल्कुल सही रजत भाई, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं कॉलेज कंप्लीट करूं, ये करूं। तो मैंने सोचा कि एक्टर बनना ज़रा आसान चीज़ है, तो कौन पढ़ाई करेगा यार कॉलेज जाके। तो मैंने डैडी को बोला, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो बोले कि तुमको क्या लगता है बहुत आसान है? तो मैंने बोला नहीं आसान नहीं है, लेकिन मैंने बोला पढ़ाई ज़रा। तो बोले ठीक है बेटा आ जा। और फिर मुझे पता चला कि कितना मुश्किल काम है एक एक्टर बनना। फिर उन्होंने मुझे 2 साल ट्रेनिंग, मतलब हॉर्स बैक और ये और कराटे और स्विमिंग और ये वो, तो मैंने बोला पढ़ाई बेटर है। ये आपकी फिल्मों के नाम पढ़ रहा था शुरू के दिनों की। 90s की फिल्में हैं, खतरनाक जिसमें आप किलर बने सूरज, जहरीले जिसमें एक किलर बने राका, क्रोध में आप डॉन बने, 91 में योद्धा आई उसमें आप डॉन बने, 93 में खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, आतिश, वास्तव, हथियार, कांटे। हर फिल्म में आपको ये भाईगिरी का क्या शौक आता है? रजत भाई पहले तो रोल्स जो आते हैं, जो प्रोड्यूसर लेके आता है वो ऐसे ही रोल्स लाता है। और एक डार्क कैरेक्टर मैं नहीं बोल सकता, एक ग्रे कैरेक्टर करना एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। अभी जैसे मैं न्यूज़ की बात करता हूँ, अगर ओसामा बिन लादेन का कुछ आएगा तो सब देखना शुरू कर देते हैं, सही है? यू नो इट्स लाइक ऐसी चीज़ है एक्टिंग में, मतलब कि एक चैलेंज हो जाता है एक ऐसा रोल का। एक बड़े डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि संजय दत्त को गन्स का, पिस्तौल का बड़ा शौक था और एक दिन सेट के ऊपर AK-47 लेके आ गए थे। अरे बाप रे। हाँ लेके आया था, लेकिन वो फिल्मी AK-47। इमेज संजय दत्त की ये बन गई कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री का असली भाई ये है। असली भाई नहीं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का गांधी जी ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरी दोस्ती हर इंसान के साथ है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और दोस्ती कराने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है सबके साथ, चाहे वो वर्कर हो या बड़ा एक्टर हो। मैं सुना कि जब शाहरुख और सलमान की तकरार हुई तो भी आपने मीडिएट करने की कोशिश की थी। नहीं, मैंने मीडिएट नहीं किया रजत भाई, लेकिन मुझे बुरा लगा कि मतलब एक अपनी फैमिली है फिल्म इंडस्ट्री में और अनबन होता रहता है फैमिलीज़ में, लेकिन इतना भी नहीं कि बातचीत ना हो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया एक हंसी मजाक होना चाहिए, एक फैमिली होनी चाहिए। लेकिन ये सही है कि जिस समय आपकी इमेज फिल्म वालों के बीच में इस तरह की थी कि ये थोड़ा एग्रेसिव है, लड़ने झगड़ने वाले रोल करना चाहता है, इस तरह के रोल मिलते थे। जब आपने जेल से आने के बाद अपने आप को बदला तो रोल भी सॉफ्ट मिलने लगे, फिर मुन्ना भाई MBBS और फिर गांधीगिरी जैसे रोल मिले। नहीं रजत भाई, मैं कह सकता हूँ कि उससे पहले भी मैंने साजन की। साजन एक लव स्टोरी थी, सड़क एक लव स्टोरी थी, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा है कि मुन्ना भाई के बाद में एक ऐसा रोल वो मुझे मिला है जो अमर है हमेशा। क्योंकि अब तो हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गलती करता है तो उसके लिए लोग फूल लेके पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आपको कहीं जिम्मेदारी का एहसास है कि आपने ये रोल किया, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या हो गई है? बिल्कुल बहुत है, एहसास है, और अपने आप को ऐसे बनाना ही चाहिए। आई मीन जैसे कि अभी एक हादसा मैं कहता हूँ आपसे, ये रिक्शा वाले बहुत तंग करते हैं यार, तो यहाँ रिक्शा वहाँ रिक्शा। तो एक दिन मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो यार, गाड़ी ठुक जाएगी वो।
तो उतरा, मेरे को बोलता है क्यों बे, तेरा क्या है, तुम अपने लाइन पे जाओ। मैंने बोला भैया लेकिन मैंने देखा आपकी जो आने वाली फिल्में हैं उनके अगर नाम देखें तो लगता नहीं आप सुधरे हैं। आपकी आने वाली एक फिल्म का नाम है मिस्टर फ्रॉड। मिस्टर फ्रॉड तो बंद हो गई, मिस्टर फ्रॉड नहीं बन रही है। किडनैप रिलीज हो गई, लेकिन अगर किडनैप में देखें तो मैं एक फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो सुधर गया हूँ लगता है। आप पब्लिक सामने ये मान सकते हैं कि अब जो रोल करेंगे आप वो अच्छे रोल करेंगे, फिर से ये भाईगिरी वाले रोल नहीं करेंगे? ये तो मैं पब्लिक से ही पूछता हूँ यार, क्या क्या करूँ मैं? चैलेंजिंग। ओके सर। संजू, ये कुछ कमाल की चीज़ है। आपने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, आप खुद मानते हैं कि कई बार गलतियां हुई, जनता ने आपको हर बार माफ़ कर दिया। तो ये कौन सा जादू है जिससे आप जनता पर कब्जा किए बैठे हैं? गलतियां मैंने बहुत की हैं और शायद भगवान ने मुझे इसमें डाला है ताकि मैं लोगों को ये दिखाऊं कि ड्रग्स ख़राब होता है। एक लॉ जानना बहुत ज़रूरी होता है देश में, जो कानून है। मुझे नहीं मालूम था कानून क्या था, तो आई मीन ये सब चीज़ें हैं और मैं, भगवान ने मुझे ये इसमें डाला है ताकि मैं लोगों को बता सकूं। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जब हमारी बात होती है, जो आपके साथ काम करते हैं, सब कहते हैं कि संजू बहुत प्यारा इंसान है, सब कहते हैं कि संजू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन साथ साथ ये कहते हैं वो गलतियाँ इसलिए करता है कि वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है। चलो, वो उनका प्यार है कि मुझे बेवकूफ़ बोला, लेकिन जैसे मैंने कहा, हर लड़का जो बड़ा होता है गलतियां करता है कभी ना कभी। आप अपनी ज़िंदगी के प्रति लापरवाह रहे, आप इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ। तो अब कुछ सुधार आएगा उस लापरवाही में? और 50 साल का होने को आया हूँ, सुधार तो हो ही जाएगा। इस 50 साल के संजय दत्त में क्या क्या कमियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे संजय दत्त की नई गलतियों। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जनता के मुन्ना भाई संजय दत्त पर। आपकी अदालत में संजय दत्त पर आरोप है कि ये अपने ही परिवार से दूर हो गए। संजू, मेरे पास आपकी मां नरगिस दत्त की एक चिट्ठी है जो उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए यूएस जाने से पहले अपनी बेटी नम्रता को लिखी थी, आपकी बहन को। उन्होंने लिखा, प्लीज लुक आफ्टर संजू, सी दैट ही डज नॉट गेट मिक्स्ड अप विद दोज सिली बॉयज अगेन, ही इज टू स्टूपिड इन हिज हेड, ही डज नॉट रियलाइज व्हाट ही इज डूइंग। शायद माँ जानती थी उसका बेटा कैसा है। मेरे हिसाब से हर माँ अपने बेटे के बारे में यही बोलेगी कि ही स्टूपिड, ही सिली, वो बेचारा जानता नहीं है, लेकिन ग्रोइंग का प्रोसेस था जहाँ बिकॉज मैं नरगिस जी का बेटा था तो एक पब्लिक आई में आ गया। ये हाल हुआ कि आपने शादी की तो अपनी दोनों बहनों को नहीं बुलाया। बिल्कुल गलत, मैंने अपनी दोनों बहनों को बुलाया, लेकिन उनकी मर्जी थी कि वो नहीं आए, मैंने बिल्कुल बुलाया था। आपने साल भर बाद जब शादी की एनिवर्सरी मनाई तो भी वो दोनों नजर नहीं आई। उनकी मर्जी, लेकिन मैंने तो बुलाया। मैंने जो भाई, एक भाई, बड़ा भाई जो करता है वो मैंने किया, मैंने बिल्कुल बुलाया। मैं चाहता था कि वो लोग आए, लेकिन हमने जो रिश्ते देखे हैं आपके नम्रता से, प्रिया से, बहुत खूबसूरत रिश्ते देखे हैं। जब आप जेल में थे तो हमने देखा प्रिया दत्त कभी सोनिया जी के दरवाजे पर गई, कभी वकीलों को इकट्ठा कर रही हैं। जेल में आप जाते थे, आपको मिलने के लिए गए, एक तरह से संघर्ष किया कि संजू जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाए। क्या वजह है कि रिश्तों में आज ये दरार दिखाई दे रही है? रजत भाई, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक भाई बहन या भाई भाई का जो रिश्ता होता है या बहनों में रिश्ता होता है, वो अगर मैं एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए कुछ करूं तो वो मेरा हक है। मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं करने वाला हूं कि ये देखो भैया मैंने अपनी बहन के लिए ये किया या मैंने अपने भाई के लिए ये किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कभी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे ना हो जहां मुझे जाना पड़े उनके लिए, जो मैं करूंगा हमेशा। लेकिन पिछले दिनों में कहीं ना कहीं तो रिश्तों में दरार आई। आपकी शादी हो और बहनें ना आए, आपकी एनिवर्सरी हो और बहनें ना आए। पहले तो मैं ये कहूँगा रजत भाई कि छोटी बहन है
तो उनको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे आर इंडिविजुअल्स, वो नहीं आए। तो अब हर फैमिली में अनबन होता है, झगड़े होते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रिया सबसे छोटी है, अगर उससे कोई गलती हुई तो मैं एज अ एल्डर ब्रदर मैंने माफ़ कर दिया उसे। आफ्टर ऑल मेरी बहन है वो। आपको ये नहीं लगा कि एक जादू की झप्पी प्रिया के लिए भी हो जाए और सारा झगड़ा खत्म हो जाता? मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझे एक जादू की झप्पी दे दें, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन ये गलती आपसे नहीं हुई कि आपने मीडिया में ये कहा कि एक ही मिस्टर एंड मिसेस दत्त हैं, वो संजय दत्त और मान्यता हैं? वो सही बात है, कौन दूसरा दत्त है? ये पुराने ज़माने की बातें हैं, जब आप ये कहें कि लड़की को अपने हस्बैंड का नाम ले लेना चाहिए, फैमिली का नाम यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं रजत भाई, वो मिस इंटरप्रेट हुआ। मैं नहीं बोलता हूँ कि एक लड़की अपने फादर का नाम नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, लेकिन जो रीत और रिवाज है वो तो यही है। आई मीन इंदिरा जी ने, जो सबसे बड़ी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने गांधी नाम रखा है, नेहरू रख सकते थे, तो मैंने कोई गलत बात नहीं की। नहीं, लेकिन आप नहीं चाहते कि प्रिया दत्त साहब का नाम इस्तेमाल करें? बिल्कुल करें, उनकी लेगेसी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन मेरी वाइफ को भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेरी वाइफ है, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि दूसरे भी रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये भी चर्चा सुनने में आती है कि आजकल संजय दत्त पर अगर किसी का कंट्रोल है तो मान्यता का है। ये भी सुनने में आता है कि दिल में धड़कनें संजू की हैं, लेकिन उस पर राज मान्यता का चलता है। वो धड़कन वाली बात सही है, क्योंकि हर हस्बैंड का यही हाल है, लेकिन जहाँ तक वो मुझे कंट्रोल करने की बात है, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे रजत भाई, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो मुझे क्या कंट्रोल करेगी। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आपकी पूरी फैमिली पर आया, लेकिन कहते हैं दुख और सुख का साथ चोली दामन का होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे भी क्षण होंगे खुशी के जो आपको उम्र भर याद रहेंगे, वो हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल है। मैं अभी बताऊं, जब मेरे फादर फर्स्ट इलेक्शन जीते तो इतनी खुशी हुई उनको देखकर कि इतना सपोर्ट था पब्लिक का, तो वो एक था। अब जो मेरी शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची। ये सही है कि शादी कई बार की है और खुश इस बार है। बिल्कुल सही कहा रहे। आपकी अदालत में अगला इल्जाम संजय दत्त। आपकी अदालत में संजय दत्त पर इल्जाम है कि ये अपने मददगार साथियों को भूल गए। संजू, मेरे पास में 17 अक्टूबर 1995 का अखबार है, जिसमें जब आप जेल से लौटे तो बाल ठाकरे आपको गले लगा रहे हैं। बहुत पुराना अखबार कहीं से ढूंढ के निकाला। जब बाल ठाकरे ने आपकी मदद की और बाल ठाकरे ने यह कहा कि मेरी पत्नी की डेथ के बाद में मुझे खुश होने का कोई मौका नहीं मिला, आज संजय दत्त को जेल से बाहर देखकर मैं पहली बार खुश हुआ हूं। इतना प्यार उन्होंने आपको दिया, और जब आप राजनीति में उतरे तो आपने बाल ठाकरे के बजाय अमर सिंह जी का हाथ थाम लिया। बाला साहब, मैं उनको साहब बोलता हूँ, वो मेरे पिता समान हैं, और जो उन्होंने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया, ये है हम ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जहाँ इसका सवाल है, मैं साहब से एक पिता समान प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी सोच में मैं बिलीव नहीं करता। जो इवन दत्त साहब, एक सेक्युलर सोच, हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी सेक्युलर है, लाइक कांग्रेस, तो इसीलिए मैं समाजवादी। चलिए, अभी आप फिल्म के हीरो हैं, अभी आपका फिल्मी कैरियर है, तो आप पॉलिटिकल कैरियर और फिल्मी कैरियर दोनों साथ साथ निभा पाएंगे, और आप मुन्ना भाई MBBS जनता के लिए बन पाएंगे जो आप पिक्चर में बने थे? देखिए, जो एक्टिंग है वो मेरा, माय फर्स्ट लव एक्टिंग है।
एक्टिंग के वजह से, और अगर मैं एक्टर नहीं था आप लोग पिक्चर नहीं देखते, और अगर आप पिक्चर नहीं देखते तो मैं संजय दत्त नहीं बनता। तो पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता की सेवा और एक्टिंग। और जैसे मैंने कहा रजत भाई को, मैं 50 साल का होने को आया हूँ, अभी इतना काम भी नहीं कर सकता, तो पिक्चर थोड़े कम कर दूंगा और बैलेंस करने की चक्कर से। कांग्रेस पार्टी से आपके संबंध रहे, आप भी सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह जी से मिलते रहे, लेकिन आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मैंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, समाजवादी अलायंस में जा रही है, तो इन अ वे मैं कांग्रेस के ही साथ हूँ। लग रहा है कि राजनीति के दाव पेच आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। सीखा नहीं रजत भाई, राजनीति कभी सीख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ का आदमी हूँ, यहाँ का नहीं, और ये तो चलता ही नहीं है राजनीति में, है ना। सिर्फ राजनीति की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको, महेश भट्ट साहब फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो पहली सुपरहिट 2 बड़ी फिल्में थी जी, वो भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी, और जितना मैं जानता हूँ भट्ट साहब आपको बेहद प्यार करते थे, लेकिन जब आप बड़े स्टार बन गए, सुपरहिट हो गए, तो आपने भट्ट साहब को बाय बाय कह दिया। नहीं, भट्ट साहब एक रिटायर हो गए हैं, उनको अभी पिक्चर नहीं बनाना है। हालांकि मैंने अभी 1 महीने पहले एक मैसेज भी भेजा भट्ट साहब को, मैंने बोला भट्ट साहब एक सब्जेक्ट है और वो आप ही कर सकते हो, और उन्होंने बोला कि चलो मिल लेते हैं। फिर मुझे बोला यार मुझे पिक्चर डायरेक्ट करने को मत बोलो तुम। तो आई थिंक वो अभी रिटायर हो चुके हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि एक पिक्चर वो मेरे साथ बनाए कभी भी। चलिए, इसके हम इंतजार करेंगे उस फिल्म का। और सुभाष घई, उन्होंने आपको नायक से खलनायक बनाया, बड़ी सुपरहिट फिल्म दी, लेकिन उसके बाद आप उनकी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। सुभाष जी कभी आए नहीं मेरे पास, वो तो हमेशा मतलब कि ऋतिक के पास गए हैं, यहाँ हर जगह गए, उसके बाद मेरे पास आए नहीं, तो वो भूल गए मुझे। आपके सबसे फेवरेट अच्छे मोमेंट्स फिल्म्स में, इंडस्ट्री में कौन से हैं जो आप कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकते? एक मोमेंट था वो सड़क में, जहाँ वो लटका देते हैं मुझे, सड़क देखी आपने? खंबे पे। हाँ, तो मैंने बोला भैया लटका दो, तो वो खंबा नीचे पड़ा हुआ था रजत भाई, तो पहले नीचे लिटा दिया मुझे और बांध दिया, और जब वो खंबे को खड़ा किया मैंने चिल्लाना शुरू, मैंने बोला भैया नीचे उतारो भाई, कहाँ लटकाते। आपको इंडस्ट्री में लगभग 30 साल हो गए और आपको पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है वास्तव के लिए। क्या आपको आमिर खान की तरह नहीं लगता कि आपके साथ भी नाइंसाफी की फिल्म फेयर ने? सौरभ, मैं एक्टिंग अवार्ड के लिए नहीं करता हूँ यार, एक्टिंग में एक्टिंग मेरा प्यार है। मेरा अवार्ड है कि मैं जब थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ पब्लिक के साथ, और जो प्यार मिलता है पब्लिक से, वो मेरा अवार्ड है सबसे बड़ा। बहुत डिफिकल्ट सवाल आपसे कर रहे हैं, एक झप्पी आप देंगे तो सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन। बनता है सर? जादू की छप्पी में काफी दम है, और इसके बाद क्या सवाल पूछूं मुझे कुछ समझ नहीं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में संजय दत्त पर जनता के मुकदमे का एक और। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार संजय दत्त पर। आपकी अदालत में अगला एपिसोड। आपकी अदालत में फिल्म स्टार संजय दत्त पर इल्जाम है कि इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके गलती की। संजू, कुछ एहसास है आपका? आप अब राजनीति से दूर हो गए हैं, वापस हम देख रहे हैं आप फिल्मों में एकदम फिर से एक्शन हीरो बन गए। एक बहुत कमाल का किस्सा है रजत भाई। मैंने अमर सिंह जी को पूछा, मैंने बोला मुझे भाषण देना आता नहीं है, तो मैं क्या बोलूं भाई मंच पे जाके। तो बोले देख, रात को मेरे साथ बैठ और मैं तुझे 2-3 पॉइंट्स देता हूँ। तो बोला ठीक है। तो पहले बोले कि डैडी तुम्हारे जब आए थे, सबसे पहले लखनऊ गए थे, तो उनके बारे में बात करो कि लखनऊ डैडी आए थे और मैं बहुत खुशी है मुझे कि मैं यहाँ से। और दूसरा पॉइंट, गांधीगिरी के बारे में कुछ बोल देना।
और लास्ट में एक शेर बोलना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, दुश्मनों को मैं एहतराम करता हूँ। तो पूरी रात में पढ़ के मैं सो गया। अगले दिन जब मंच पे गया तो वहाँ यूपी में हर दूसरा आदमी नेता होता है। तो एक आए, उन्होंने बहुत भारी भाषण दिया और बोले कि हमारे बीच हमारे संजय बाबा हैं और आपको पता नहीं कि उनके पिताजी पहले लखनऊ आए थे। तो मैंने बोला मेरा एक मुद्दा तो चला गया। हालत खराब। दूसरा आया कि हमारे बीच संजय बाबा हैं और उन्होंने गांधीगिरी को बहुत स्प्रेड किया है। मैंने बोला खत्म। फिर अमर सिंह जी आए, बोले कि कल रात को संजू हमें एक शेर सुना रहे थे और ये शेर उन्होंने बोल दिया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। तो आपने सोचा कि इससे जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना अच्छा है। पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है रजत भाई। मतलब मैं काफ़ी सॉफ्ट इंसान हूँ, मेरा दिल सॉफ्ट है लोगों के लिए। मुझे याद है कि 2004 में संजय दत्त जी कुरुक्षेत्र आए थे मेरे खिलाफ प्रचार करने के लिए और जब मैंने इनके पिताजी श्री सुनील दत्त जी से इनकी शिकायत की और मैंने कहा कि वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आए हैं, तो बोले कोई बात नहीं, संजू को कोई जो बुलाता है वो चले जाते हैं, लेकिन मैं आऊँगा तुम्हारे लिए प्रचार करने के लिए। और वो आए, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो और आगे से मैं आशा करूँगा कि अगली बार जो है कुरुक्षेत्र ये मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरा साथ देने के लिए चुनाव में आएंगे। लेकिन जज साहब से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ गया ताकि आप जीतें। मैंने इतना बुरा भाषण दिया कि एक ऐसी फैन है जिसने इंडिया टीवी को अप्रोच किया था और हमने उन्हें आज आमंत्रित किया है आपकी अदालत में। वो यहाँ जनता में बैठी है और उन्होंने क्या क्या आपके लिए किया है ये आप उन फैन से सुनेंगे तो आप वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, आप माइक ले लीजिए। माइक, हाँ। 17 साल से आपके लिए व्रत रख रही हूँ, 93 से सावन के सोम। मैं नहीं जानती कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। जब से मैंने देखा था आपको 93 में जब आप दुखी थे, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा खाना पीना किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं व्रत रखती थी, सब मेरी हंसी उड़ाते थे कि तुझे क्या सुकून मिलता है। मैंने कहा ये मेरा दिल ही जानता है कि जब मैं उनके लिए व्रत रखती तो मुझे सुकून मिलता है। मैंने सुना कि बहुत सारी चीजें आप लेके आई हैं जो आप संजय दत्त को देना चाहती हैं। हाँ, वो बरसों से आपका इंतजार कर रही है। आइए, आप ले आइए। आइए, आप आ जाइए। ये क्या क्या है ये आप जरा बता दीजिए, क्या लाई हैं आप? ये मैंने इनके लिए कहा था भगवान इनके जीवन में खुशियाँ देगा, तो मैं ये 51 तोले का इनके 51वें बर्थडे पे चढ़ाऊंगी। अच्छा। और ये भैया, ये वो किताब है जिसने आपको पार लगाया है। ये देवी माँ की किताब है, इसको पढ़ के मैंने आपके लिए दुआ की। अब इसका विसर्जन कर देंगे। और ये आपके बर्थडे पे मैंने चुन्नी चढ़ाई थी। तो मैं ये किताब रख सकता हूँ? हाँ, इसको विसर्जित करना। इसको पानी में डाल दूँ? अच्छा, ठीक। थैंक यू। मेरा कोई भाई नहीं है। ये मानते हैं कि पिछले जन्म में ये आपकी बहन थी? वैसा ही लग रहा है मुझे। इनके लिए और ऐसे जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही चीज़ें होती हैं जो मतलब अब मेरे जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, इनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। जो मुश्किल वक्त मेरी ज़िंदगी में आया था वो इनकी वजह से टल गया। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन लोगों की दुआओं से, लोगों के प्यार से जो बाकी
बुरा वक्त है वो भी ज़रूर टल जाएगा, लेकिन मेरा काम आप पर इल्ज़ाम लगाने का है। तो हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में संजय दत्त पर जनता के मुकदमे का एक और वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार संजय दत्त पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार संजय दत्त पर आरोप है कि ये बार बार रंग बदलते हैं। संजू, जब आप पिछली बार आपकी अदालत में आए थे, चुनाव का मौसम था, आप नेता के अंदाज में आए थे, अब आप एक्शन हीरो के अंदाज में आए हैं, बिल्कुल रंग बदल लिया आपने। आपको क्या लगता है यार, ऐसे कपड़े बेटर है ना यार? क्या वो खादी पहनूं? ये देखिए रजत, एक्शन हीरो बेटर है नेता बनने से ना। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बैड बॉयज आए हैं, कभी सलमान खान को बैड बॉय कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल बैड बॉय है वो संजय दत्त है। बैड बॉय नहीं, मैं शरारती बॉय था, बैड कभी नहीं था। लेकिन इस बैड बॉय ने अपना रंग बदल लिया, अभी एक गुड बॉय बन गया है। अभी उम्र भी 50 साल की हो गई रजत भाई। लेकिन 50 साल की उम्र में भी आपको कहते हैं बाबा। ये तो लोगों का प्यार है और मुझे बहुत पसंद आता है जब प्यार से लोग मुझे संजू बाबा बोलते हैं। जब सलमान खान आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो बैड बॉय बने रहना बहुत अच्छा लगता है। वो बॉय नहीं रहे हैं अभी, वो मैन हो गए हैं, तो बैड निकाल के गुड मैन हो जाना चाहिए। आपके तो बहुत दोस्त हैं, आप उन्हें समझाते हैं? ऐसा कोई काम क्या करता है वो जो समझाने लायक हो? संजू, अगर आपकी फिल्मों की बात करें, हर फिल्म में आप भाई बनते थे, गैंगस्टर बनते थे जी। बहुत शौक था ये सब करने का या? रजत भाई, ये किसी ने मुझे पूछा तो मैंने वो करना ही छोड़ दिया। 2-4 साल आपने सब पिक्चरें देखी होगी, फिर मुझ पे प्रेशर पड़ा पब्लिक का कि वो वास्तव जैसी पिक्चर क्यों नहीं करते हो। अभी मैं और ये बार बार वास्तव का डायलॉग सुनाने की डिमांड आ रही है। बोलता है, माँ क्या देख रही है टुकुर टुकुर? हाँ ये देख रही है क्या? ये देख क्या है, बोल कितने का? 50 तोला। कितना? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने आज तक कितने सारे रोल निभाए हैं, क्या आपका कोई ड्रीम रोल है जो अब तक कभी पूरा नहीं हुआ? अभी वो ड्रीम रोल बोल दूंगा फिर रजत भाई बोलेंगे डॉन का क्यों कर रहा है बाबू। नहीं, लेकिन देखा जाए तो मुन्ना भाई का जो कैरेक्टर था, आज मेरे को 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, ऐसा कैरेक्टर मुन्ना भाई का है जो एक इंसान की वो ज़िंदगी बदल देता है एज एन एक्टर, इमेज बदल देता है और प्यार बांटता है। तो आई थिंक मुन्ना भाई इज अल्टीमेट। हम को एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में संजय दत्त पर जनता के इल्जामात का एक और कम बैक। आपकी अदालत में आज मौजूद है जनता के लाडले मुन्ना भाई। हम मुकदमा चला रहे हैं संजय दत्त पर। अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार संजय दत्त पर आरोप है कि ये इस उम्र में भी मैच्योर नहीं हुए। लोग कहते हैं कि आप आज भी अपने दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं दिल से ही सोचता हूँ, दिमाग से नहीं सोचता हूँ, इसीलिए जनता मुझे प्यार करती है इतना। दिमाग से सोचने वालों का प्यार, इतना प्यार नहीं मिलता मेरे हिसाब से। अब थोड़ा थोड़ा बदलना आप शुरू हो गए हैं। जैसे कि कैसे? जैसे कि शराब पीना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, शराब पीना छोड़ दिया है, फास्ट ड्राइविंग करना छोड़ दिया है, और पार्टियों में जाना छोड़ दिया है। सब छोड़ दिया है।
और शाम को घर आ जाते हैं, घर का खाना खाते हैं? हाँ, घर का खाना खाता हूँ। मेरी वाइफ अच्छा खाना पकाती हैं तो मज़ा आता है घर पे बैठ के खाना खाते। ये जो बदले हैं आप किसको इसका क्रेडिट देंगे? मैं बिल्कुल मान्यता को क्रेडिट दूंगा इसका पूरा। मान्यता को लेकर आपकी दोनों बहनें आपसे नाराज़ हैं, वो शादी में नहीं आई थी। देखिए, बात यह है क्योंकि मैं नरगिस जी और सुनील दत्त जी का बेटा हूँ, हम उनके बच्चे हैं, तो हर फैमिली में भाई बहनों में झगड़ा तो होता ही है। और बात यह है कि मेरा झगड़ा, हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट था वो थोड़ा बाहर ओपन हो गया। भगवान की दया से सब सही हो गया है। घर पे भी हम फिर साथ में हैं और हमेशा साथ में। एक और भी मैंने बड़ी डिटेल में एक मैगजीन में खबर छपी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि संजय दत्त ने अपने पूरे बॉडी पर टैटू बनवाए हैं और छाती पर सुनील दत्त साहब का नाम और नरगिस जी का नाम आपने टैटू कराया है। जी, क्या दिखा दी? नहीं, इसका मतलब है, अगर आप देखेंगे रजत भाई, पहले तो एक दिन मैं घर पे बैठा था और मैं बहुत याद कर रहा था मम्मी और डैडी को, और मैंने तब सोचा, मैंने बोला उनका नाम मैं अपने छाती पे लगाना चाहिए क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और मेरे फादर हिंदू थे तो उनका नाम हिंदी में है, और मेरी माँ मुसलमान थी तो उसमें उर्दू में है। इसमें बहुत सारे टैटूज की लिस्ट है। लेफ्ट शोल्डर पर आपने ओम नमः शिवाय लिखाया हुआ है, शिव जी हैं। हाँ, और राइट शोल्डर पर आपने ड्रैगन बनाया हुआ है। हाँ, राइट शोल्डर पे पूरा ये बना। राइट आर्म पर भी आपने टैटू, अब आपको ही बताना पड़ेगा क्या क्या बनाया हुआ है। यहाँ शेर है, यहाँ वो मान्यता का नाम है। एक जमाना था जिस भी हीरोइन के साथ आप काम करते तो उसके साथ आपका नाम जुड़ जाता था। रजत भाई, वो जमाने में मैं बैड बॉय था, लेकिन अभी मैं गुड मैन हो गया हूँ। अब आप किसी से नहीं कहेंगे कि शर्माना छोड़ डाल, आई लव यू बोल डाल। और डेविड धवन की पिक्चर थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। वो कौन सी? शर्माना छोड़ डाल, राधिस का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। ये अदालत संजय दत्त जी को हिदायत देती है कि वो अपनी गांधीगिरी करते रहें, लोगों को जादू की झप्पी देते रहें, लगे रहो मुन्ना भाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? जब भी मैं यहाँ आता हूँ, जनता का प्यार देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, मुझे बेहद खुशी होती है। मैं फिर ये जान जाता हूँ कि जनता मुझसे कितना प्यार करती है, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और बस मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आता रहूँगा। मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत उभरती है, दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूँ। आपकी अदालत में हमने मुकदमा चलाया संजय दत्त पर, हमारी शुभकामनाएं हैं संजय दत्त की आने वाली फिल्म सफल हो, संजय दत्त लोगों का ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन करे। आपकी अदालत का ये शो आज यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।